हेलो स्टूडेंट, तो अभी तक जो हमने वीडियो प्राप्त किए हैं उनमें पिछले वीडियो में हमने आपको मानव मस्तिष्क के बारे में बताया था और मानव मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्टों में डिवाइड किया है, प्रत्येक पार्ट का क्या वर्क होता है, कार्य क्या होता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम आपको पौधों के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार से मानव में मस्तिष्क जो होता है सभी क्रियाओं का संचालन करता है, उसी प्रकार से पौधों में भी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो पौधों की कार्यकी को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मानव में सभी क्रियाओं का समन्वयन का मुख्य केंद्र मस्तिष्क होता है, मतलब मस्तिष्क से सभी क्रियाएं क्या सुचारू रूप से संचालित होती हैं, उसी प्रकार से पौधों में देखो, पौधों में मस्तिष्क तो होता नहीं, तो पौधों में कोई दूसरे स्रोत होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी सभी प्रक्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। तो देखो, हम दोनों पार्ट का अध्ययन करेंगे, एक तो सजीवों का, दूसरा पौधों में। जितने भी सजीव होते हैं उनके बारे में, और दूसरा पौधों में किस प्रकार से कार्यकी का नियंत्रण होता है। तो इसके लिए कुछ पादप हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ पादप हार्मोन स्रावित होते हैं जिससे उनकी कार्यकी का नियंत्रण होता है, जिन्हें हम कहते हैं पादप हार्मोन्स। ठीक, तो पादप हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? पौधे के वृद्धि एवं विकास में सहायक एवं उन्हें पर्यावरण से संतुलित बनाने में पादप हार्मोन्स क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स की। तो पादप हार्मोन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो पादप वृद्धि प्रेरित हार्मोन्स। पादप वृद्धि प्रेरित हार्मोन्स मतलब पादपों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स, वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। और दूसरा है पादप वृद्धि संदमक हार्मोन, मतलब उसकी वृद्धि निश्चित अवधि या निश्चित सीमा तक करने वाले हार्मोन्स को हम संदमक हार्मोन्स कहते हैं। अगर संदमक हार्मोन्स नहीं होते तो पौधों में वृद्धि अनिश्चित होती, आवश्यकता से अधिक होती। तो पादप वृद्धि संदमक हार्मोन्स का कार्य होता है पौधों में अपर्याप्त वृद्धि को रोकना। जैसे आपने देखा होगा सभी पेड़ों को, उसमें बहुत से, हमारे वायुमंडल में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। यदि संदमक हार्मोन्स नहीं होता तो शायद छोटे पौधे भी असीमित वृद्धि कर जाते और पूरे जीवन पर्यंत तक वृद्धि करते रहते, उनका साइज बड़ा हो जाता। तो संदमक हार्मोन्स का कार्य होता है निश्चित सीमा तक अगर वृद्धि हो गई है पौधे की तो उन पार्ट या भागों को अलग कर देना। ठीक, तो संदमक हार्मोन प्रायः उन्हीं जगह, जैसे पत्तियां होती हैं, पत्तियों का कार्य खत्म हो जाता है तो उनको सूख के गिरा देना, ये संदमक हार्मोन्स का कार्य होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पादपों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पादप में दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक तो पादप वृद्धि प्रेरित हार्मोन्स, दूसरा पादप वृद्धि संदमक हार्मोन। अब बात करेंगे पादप वृद्धि प्रेरित हार्मोन्स की। तो पादप वृद्धि प्रेरित हार्मोन्स में तीन प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक तो ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन। पहला ऑक्सिन, अगर आप लिखना चाहते तो नीचे लिख सकते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। ठीक, इन सभी हार्मोन्स के कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है, ये पाया कहाँ जाता है। तो देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो पौधों के पुरोह में पाया जाता है, जहां से पौधों की वृद्धि सबसे ऊपर का जो, जिसे हम कोपल बोलते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा,
पौधे के सबसे ऊपर का हिस्सा, चाहे वो साइड में हो, तो जहां से पत्तियां उगती हैं सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पर ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इनका कार्य होता है पौधे की वृद्धि में सहायक होना। जहां से वो ग्रोथ करते हैं, एक के बाद एक कोंपल फूटते जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन है सबसे ऊपर स्रावित होता है और ये पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब पौधों में बढ़ना ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिन, ये पिलरोज में पाया जाता है सबसे ऊपर के भाग में, और इसका कार्य होता है पौधों की वृद्धि में सहायता करना। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे जिब्रेलिन। ठीक, तो जिब्रेलिन का कार्य बिल्कुल सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है ये पिलरोज में सबसे ऊपर के भाग में नहीं पाया जाता है, ये तनों में टहनियों में पाया जाता है, जिससे तने और टहनियों की वृद्धि हो सके। इसका कार्य भी होता है पौधे की वृद्धि में सहायता करना, लेकिन लंबाई में नहीं, तने और टहनियों की चौड़ाई में वृद्धि करना। जो जिब्रेलिन होता है इसका कार्य लंबाई में वृद्धि करना नहीं होता है, टहनियों और तने की चौड़ाई में वृद्धि करना। आप देखते हैं पहले पतला रहता है तना, धीरे धीरे जब वृद्धि करता है तो मोटा होता चला जाता है। तो टहनी और तने की चौड़ाई में वृद्धि करना ही जिब्रेलिन हार्मोन्स का कार्य होता है। तीसरी बात करेंगे साइटोकाइनिन। ठीक, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायक करना, और साइटोकाइनिन उन्हीं हिस्सों में अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन की दर तीव्र होती है। मतलब जहां पर कोशिका विभाजन होता है साइटोकाइनिन वहीं पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है पौधे की कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करना। जिस प्रकार से सेल डिवीजन इंसानों में होता है, सजीव और बहुत सारे जीवों में होता है, वैसे ही सेल डिवीजन पौधों में भी होता है। तो जो जिब्रेलिन होता है वो सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, जिससे और तीव्र गति से सेल्स का डिवीजन हो सके, मतलब कोशिकाओं का विभाजन हो सके। तो साइटोकाइनिन उन हिस्सों में पाया जाता है जहां पर कोशिका का विभाजन होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को विभाजित करना और पौधे की ग्रोथ में सहायता प्रदान करना। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग जो थी पादप वृद्धि संदमक हार्मोन्स। तो पादप वृद्धि संदमक हार्मोन्स एक ही होता है एब्सिसिक अम्ल, और इस एब्सिसिक अम्ल का कार्य ये होता है पौधे की वृद्धि को संदमित करना, मतलब निश्चित सीमा तक पौधे की वृद्धि को करना, निश्चित सीमा के बाद पौधे की वृद्धि को रोक देना, नहीं तो उनका आकार बहुत बढ़ जाएगा। और जो लीव्स और पत्तियां होती हैं इनका कार्य खत्म हो जाने के बाद इनका पीला पड़ जाना और पेड़ से गिर जाना, ये एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है पौधे की वृद्धि को संदमित करना और पत्तियों को पीला करके नीचे गिरा देना, क्योंकि अगर पत्तियां नीचे नहीं गिरेंगी पौधे की ग्रोथ बढ़ती ही रहेगी। तो पत्तियां जब नीचे गिर जाती हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसका कार्य होता है वृद्धि को संदमित करना। तो ये 3-4 हार्मोन्स होते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं, जो पौधों की कार्यकी पर नियंत्रित करते हैं। ठीक, तो इनको हम पीडीएफ में भेज देंगे, आप लिख लेना, चाहे क्रमवाइज 1, 2, 3 करके लिख लेना, चाहे ये टेबल बना लेना, जैसा आपको लिखना है आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई पादप हार्मोन्स। हमने अभी पादप हार्मोन्स के बारे में बताया, लेकिन इंसानों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर रहती हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे पेड़ पौधों में एंजाइम्स निकलते हैं और उसकी कार्यकी के बाद नियंत्रण पाते हैं, वैसे ही इंसानों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं और हमारे शरीर की कार्यकी को प्रभावित करते हैं और उनको नियंत्रित करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो मानव में पाई जाती हैं, इंसानों में, और उनके कार्य, उनसे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जंतुओं में
अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स, जंतुओं में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन। तो सबसे पहले ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, 2-3 नामों से पुकारते हैं जो पीयूष ग्रंथि होती है। और ये ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, मानव के मस्तिष्क में। कहाँ स्थित होती हैं इनके बारे में अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में जान लेंगे। ठीक, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार जो होता है मटर के दाने के समान होता है, बहुत छोटी होती है, जैसे मटर का दाना होता है उतनी ही छोटी होती है और मस्तिष्क में स्थित होती है। और इसका कार्य होता है शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। जो हमारी ग्रोथ होती है, आकार बढ़ता जाता है, शरीर में ग्रोथ होती है, वो पीयूष ग्रंथि के कारण ही होती है। जैसे पेड़ पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य होता है, वैसे ही इंसानों में पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है, मतलब इंसानों की वृद्धि में सहायता करना। इंसानों की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो पीयूष ग्रंथि के कारण ही होती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पीयूष ग्रंथि और इसको किस नाम से पुकारा जाता है और इसका कार्य क्या होता है। दूसरी होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक, जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन्स। ठीक, और जो मेलेटोनिन हार्मोन्स होता है उसका कार्य होता है हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करना और त्वचा के रंग को हल्का करना, ज़्यादा डार्क ना करना। ठीक, तो जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलता है और मेलेटोनिन हार्मोन्स हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और हमारी स्किन का जो रंग होता है उसको हल्का बनाए रखता है। ठीक, तो दूसरी ग्रंथि क्या थी? पीनियल ग्रंथि। इसका कार्य, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन्स का कार्य होता है हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करना। ठीक, क्योंकि अगर हमारे शरीर का ताप ज़्यादा हो जाता है तो हमको बुखार आ जाता है। ठीक, तो ताप को एक लेवल में बनाए रखना। अब बात करते हैं अगली ग्रंथि की, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसे मुक्ति कारक, जो इनसे हार्मोन्स निकलता है उनको मुक्ति कारक हार्मोन्स कहते हैं। दूसरे नाम संदमक हार्मोन्स, मतलब मुक्ति कारक हार्मोन्स और संदमक हार्मोन्स भी कहते हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स होते तो एक ही प्रकार के, इनको 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो मुक्ति कारक हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, संदमक कारक के नाम से जाना जाता है, और सोमैटोस्टेटिन, जो इंग्लिश नाम होता है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। या तो आप इसे मुक्ति कारक हार्मोन्स भी कह सकते हो, संदमक कारक हार्मोन्स भी कह सकते हो और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स भी कह सकते हो। अब हमने आपको बता दिया था संदमक कारक हार्मोन्स क्या होता है। एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकता है, मानव में एक्स्ट्रा ग्रोथ को, जितने सीमित क्षमता तक उसका विकास होना है उतना ही विकास करता है। इसके कम या ज़्यादा निकलने से क्या होता है, व्यक्ति या तो असीमित विकास करता है, मतलब उसका शरीर राक्षस जैसा हो जाता है, बड़ा शरीर, हाथ पांव बड़े और लंबाई अधिक, तो चेहरा भी क्या हो जाता है, असीमित वृद्धि करके अजीब टाइप का हो जाता है, जो राक्षस जैसा लगता है। तो अगर ज़्यादा निकलता है तो हमारे शरीर की असीमित वृद्धि हो जाती है और हमारा शरीर विचित्र टाइप का लगने लगता है। और अगर यदि कम निकलता है तो शरीर आवश्यकता से कम ग्रोथ होता है, मतलब बौना टाइप का जो होता है वैसा लगता है। तो ये संदमक हार्मोन्स होता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोकता है। ठीक, अगली बात करेंगे थायराइड या अबटू ग्रंथि। थायराइड या अबटू ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं और अबटू ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? देखो, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। ठीक, और
जो थायराइड ग्रंथि के विकास का स्रोत होता है वो होता है आयोडीन। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है तो इसका विकास अच्छी तरह से होता है, और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये कमी को पूरा करने के लिए आकार बढ़ा लेती है, अपना आकार बढ़ा लेती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है या हम पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेते हैं तो ये आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो गले में एक उभार टाइप का आ जाता है इधर सामने, ठीक, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। घेंगा रोग शरीर में जो गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके बढ़ने के कारण ही होता है। इसका ऑपरेशन करके इसको अलग किया जाता है, ठीक। तो जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी के कारण ये थायराइड जो ग्रंथि होती है ये फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक। और आयोडीन की कमी का मतलब ये नहीं होता है कि हम आयोडीन खाएं दिन भर। देखो, हमारे शरीर को आयोडीन पूरे जीवन काल में, एक इंसान को पूरे जीवन काल में सिर्फ एक छोटी चम्मच जो होती है उसके चम्मच के बराबर ही आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम बात करें एक दिन में सुई की नोक के बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब वो आयोडीन की आवश्यकता या उस आयोडीन की पूर्ति हम विभिन्न भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगर हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा ली जाती है आयोडीन की, ठीक। उसी सूक्ष्म मात्रा में आयोडीन का जो स्तर होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक। तो जो थायराइड ग्रंथि है इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। और थायराइड ग्रंथि के फूल जाने से गले में घेंगा रोग हो जाता है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, ठीक। अब अगली बात करते हैं पैराथायराइड, ठीक। पैराथायराइड ग्रंथि, इससे जो स्रावित हार्मोन्स होता है पैराथायरॉक्सिन, पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और इसे पीटीएच भी कहते हैं। पैराथायरॉक्सिन को पीटीएच हार्मोन्स भी कहते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे रक्त में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है, ठीक। हमारा जो रक्त होता है उसमें कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है। तो जो पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य होता है हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखना, ठीक। एक बात और नोटिस करने वाली होती है, जो इस पैराथार्मोन्स जो रिलीज होता है पैराथायराइड ग्रंथि से, इसे कोलेप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है, एक तो पीटीएच, पैराथार्मोन्स और कोलेप्स। पैराथायराइड ग्रंथि से पीटीएच या पैराथार्मोन्स या कोलेप्स हार्मोन स्रावित होता है। इसका कार्य होता है हमारे रक्त में कैल्शियम का लेवल बनाए रखना, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। देखो, जो ग्रंथि होती है इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्रंथि से ही रिलेटिव नाम रखे जाते हैं। जैसे इसका नाम है थाइमस ग्रंथि, तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स का नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन, ठीक। और इसका कार्य होता है लिम्फोसाइट को परिपक्व करना। हमारे ब्लड में एक कण पाए जाते हैं जिसे लिम्फोसाइट बोलते हैं। आपने कभी बुखार का टेस्ट करवाया होगा या उसकी जांच करवाई होगी, तो जांच में आप देखोगे उसमें लिम्फोसाइट लिखा रहता है, ठीक। लिम्फोसाइट ब्लड में पाया जाता है और लिम्फोसाइट को परिपक्व करता है क्या, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन्स, ठीक। हमारे ब्लड में जो लिम्फोसाइट होता है उसको परिपक्व करता है, ठीक। अगली बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि, ठीक। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था
कि जो ग्रंथि का नाम होगा उससे रिलेटिव ही उससे निकलने वाले हार्मोन्स का नाम होगा। तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, इसका मुख्य कार्य होता है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना। इसे करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक, तो जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इससे एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। इससे हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, न ज़्यादा हो पाती न कम, मतलब ज़्यादा हो जाती है, कम नहीं हो पाती, धड़कन ज़्यादा हो जाती है। और धड़कन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा रक्त जो होता है अधिक से अधिक हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करने की कोशिश करेगा। जब धड़कन तेज हो जाएंगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो हम सांस भी जोर जोर से लेंगे, और जब सांस जोर जोर से लेंगे तो अत्यधिक ऑक्सीजन को हम ग्रहण करेंगे, और जब अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जल्दी जल्दी होने लगेगी। ठीक, आपने देखा होगा जब आप घबरा जाते हैं तो आपकी धड़कन तेज हो जाती है, जिससे आप सांस, जैसे ही धड़कन तेज होगी तो आपकी सांस लेने की गति भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो एड्रिनल ग्रंथि की बात आता है आग्नेयाशय। ठीक, अब जो आग्नेयाशय ग्रंथि होती है आग्नेयाशय में पाई जाती है। ठीक, जो ह्यूमन बॉडी होती है पेट के अंदर आग्नेयाशय पाया जाता है, उसके अंदर आग्नेयाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। कुछ दीपिकाओं जैसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है, इनको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक, इन लैंगरहैंस की दीपिकाओं में से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मतलब आग्नेयाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, तो जो आग्नेयाशय होता है, आग्नेयाशय ग्रंथि से में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, इनसे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब बात करते हैं लास्ट 9वीं अंतःस्रावी ग्रंथि की, वृषण। ठीक, वृषण या अंडकोश। ठीक, वृषण या अंडकोश। तो देखो वृषण का कार्य क्या होता है, वृद्धि जनन नियामक हार्मोन्स को स्रावित करना, जो जनन में प्रेरित करते हैं। ठीक, तो जो अंडकोश होते हैं इनके अंदर देखो मनुष्य में, मेल में एक जोड़ी अंडकोश पाए जाते हैं, मतलब 2 अंडकोश पाए जाते हैं, और दोनों अंडकोश के अंदर, जैसे मान के चलो ये अंडकोश हो गए। ठीक, इसके अंदर 2 अंडकोश पाए जाते हैं। ठीक, अब हम एक की बात करेंगे, क्योंकि जैसा एक का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही दूसरे का स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे हम एक की बात करें, एक अंड, तो इसके अंदर लगभग 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, चेंबर पाए जाते हैं। उनमें मादा अंडजन नलिका पाई जाती है, उनके बीच में अंडजन नलिका पाई जाती है। अंडजन नलिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और शुक्राणु क्या होते हैं, वृषण से निर्मित होते हैं। तो जो वृषण ग्रंथि होती है शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जो एक प्रकार से हार्मोन्स ही होता है, मतलब जनन हार्मोन्स कहते हैं। जो जनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं वो जनन हार्मोन्स कहलाते हैं। और जनन हार्मोन्स किससे बनते हैं, वृषण से बनते हैं। वृषण का कार्य होता है जनन हार्मोन बनाना और जनन प्रक्रिया को प्रेरित करना। तो मनुष्य की बॉडी में इतनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों से निम्न प्रकार के एंजाइम्स को निकाला जाता है, वो हार्मोन्स को निकाला जाता है। तो इनकी हम आपको PDF पिक भेज देंगे, तो उससे आप क्रमबद्ध तरीके से सब लिख लेना। और एक बात और याद रखना कि हम PDF में जैसे भेजते हैं, जिस क्रम से भेजते हैं, आपको उसी क्रम में लिखना है, आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक,
आगे का पीछे लिख दो, पीछे का आगे लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे ही हम पिक भेजें आपको वैसे ही लिखना है, ठीक। और यदि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कहाँ लिखना है तो आप कॉल कर सकते हो या उसी ग्रुप में लिख के भेज सकते हो, तो हम उसका समाधान आपको कर देंगे, ठीक। तो जैसा हम पिक में भेजते हैं आपको वैसे ही लिखना है। और जो एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा के लिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत कम है हाई स्कूल में, वो आपकी 1 महीना के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो हमको बाकी टाइम जो बचता है एक्स्ट्रा ही तो बताना है। तो एक्स्ट्रा के लिए आप वहीं पर उसी नोट्स में लिखते जाएंगे, तो आपका एक्स्ट्रा में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो चैप्टर में सिर्फ इतना ही लिखना है जितना हम बताएं, ठीक। तो इससे आगे का वीडियो कल डालेंगे, तो उससे आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक। धन्यवाद।